नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। आज हम लोग इन्हीं लोकसभा सीटों को लेकर नालंदा के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतिम चरण का चुनावी समीकरण कैसा होगा, कौन से प्रत्याशी जीतेंगे, किन की हार होगी। तो आइए बात करते हैं रजनीकांत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। ये जो 8 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं 1 जून को, पूरी तैयारी है। बिहार का जो सियासी समीकरण है, जिस पर हम लोगों ने बारी बारी से हर लोकसभा क्षेत्र पर बात की थी। जहां तक बात है सासाराम की, काराकाट, जहानाबाद, आरा, बक्सर, पाटलिपुत्रा और पश्चिम जो सीट है पटना की, पटना साहिब जिसको आप कहते हैं, और नालंदा जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। और इन तमाम जगहों पर कांटे की टक्कर तो है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आसान रास्ता किसी का नहीं है। आप अगर हम पश्चिम से बात करें, पटना साहिब की बात करें, तो वहां से रविशंकर प्रसाद एनडीए के उम्मीदवार हैं। और मुकाबला इसलिए बहुत आसान है। वहां पर एक तो वोट के प्रतिशत को समझना है, जातीय समीकरण को समझना है। बीजेपी का वो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर जो वोटर्स हैं, जैसे कायस्थों की संख्या अधिक है, अगड़ों की है, सवर्णों की जो बात करते हैं, यादवों की भी है, मुसलमानों की भी है। मगर वोट को अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो आप पाएंगे कि वहां पर जो पटना साहिब का समीकरण है, जिस तरफ कायस्थ झुक जाते हैं, वहां पर जीत आसान हो जाती है। आपको याद होगा कि एक समय में शत्रुघ्न सिन्हा के सामने वही कारण हुआ था कि उनको हार का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, वहां पर जो है राजनीतिक कद ही काम देता है। शेखर सुमन, याद होगा आपको, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, बुरी तरीके से पराजित हुए। तो कहने का आशय यह है कि जो पटना साहिब की सीट है, आपका राजनीतिक कद मायने वहां पर रखता है। आप कितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कितना बड़ा नाम है, वहां पर चीजें टूट जाती हैं, जो भ्रम की स्थितियां होती हैं। और ऐसे भी पटना साहिब तो आप जान रहे हैं कि आसपास का जो भी इलाका है, उसको भी अगर कवर अप किया जाए, तो उसके हिसाब से भी रविशंकर बाबू का जो रास्ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत जाएंगे या क्या होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। मगर जो सियासी समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उसको अगर आप आधार बनाएंगे, मोदी का जो इम्पैक्ट है उसको आधार बनाएंगे, युवा जो वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर एक अलग उत्साह है, तो मोदी फैक्टर भी काम करेगा। नीतीश कुमार साथ में है, संजीवनी का काम करने वाला है। और मैं पूरे बिहार की परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जहां जहां पर सीटों का बंटवारा हुआ है और जहां पर जातीय समीकरण के आधार पर टिकट का बंटवारा हुआ है, वैसी स्थिति में बहुत कम चांस दिख रहा है कि कोई बड़ा खेला पटना साहिब आपको दिखे। नीतीश कुमार साथ में है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोजपा रामविलास, चिराग पासवान साथ में है, इधर जीतन राम मांझी हम के वो साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है। और दूसरी तरफ जो है, मई समीकरण पे जो सबसे बड़ा गुमान है राजद का, वो एक इंटैक्ट वोट बैंक है। तो वहां पर स्थितियां काफी स्पष्ट हैं। और फिर मैं कहूंगा कि जो मुकाबला है बहुत आसान नहीं है। राह आसान हो सकता है एनडीए का, मगर रास्ता बहुत आसान नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें, पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव के सामने मीसा भारती, चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, उसी के बीच में मुकाबला हो रहा है। और पिछले 2 टर्म से आपने देखा भी होगा कि रामकृपाल और मीसा भारती में जो टक्कर होती है, उसमें रामकृपाल जीत जाते हैं। उसके पीछे 2 कारण है। नो डाउट मई समीकरण बहुत मायने रखता है राजद के लिए। मीसा भारती और रामकृपाल के बीच में चाचा भतीजी का एक रिश्ता है। लालू के काफी करीब एक समय में हुआ करते थे, और ये वही सिपह सलार हैं जो कभी राजद के बहुत करीब थे, आज एनडीए में। दूसरी बात है कि रामकृपाल यादव का जो व्यक्तित्व है, वो जाति से भी थोड़ा सा ऊपर है। काफी सोशल है, इंटरेक्शन ज्यादा है, लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। मीसा भारती एग्रेसिव जरूर है, उनको विश्वास है कि लालू का आशीर्वाद उनके साथ है, राजद परिवार का साथ में है। और क्या क्या समीकरण हो सकता है,
उस पे भी है, क्योंकि देखिए अधिकांश सीटों पर राजद के ही विधायक हैं या इंडी गठबंधन के जो INDI गठबंधन है उनके विधायक ज्यादा हैं। बावजूद इसके जो अवैध किला तो इसको नहीं कह सकते हैं, नालंदा अवैध किला है नीतीश कुमार का। तो पाटलिपुत्रा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी राह आसान नहीं है, मगर हाँ पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव की स्थिति बेहतर है। पिछले लोकसभा चुनाव में वर्ष 2019 चुनाव में राजद को एक भी सीट नहीं मिला था पूरे बिहार से जी। इस बार क्या उम्मीद लगाई जाती है, क्या आपका सियासी समीकरण क्या कहता है? देखिए हम तो पहले दिन से, जब से चुनावी रण की तैयारी शुरू हुई, पहले फेज की वोटिंग हुई, तब से हम कह रहे हैं और हम आश्वस्त तो नहीं है, मगर हाँ इतना एनालिसिस जरूर कॉन्फिडेंस के साथ हम कर पा रहे हैं। सभी जगह जाना, लोगों से बात करना, उम्मीदवारों का जो प्रोफाइल है उसको समझ पाना, ऐसे में हमको लगता है कि 7 या 8 सीटों पर थोड़ा तो बदलाव देखने को मिलेगा और बदलाव की कहानी जो है वो शुरू हो चुकी है। और अन्य सीटों पर भी अगर आप देखें, अभी देखिए आरा में, बक्सर में, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह है, भोजपुरी सिंगर है, निर्दलीय लड़ रहे हैं। कल तक भाजपा के दामन थामकर आगे बढ़ रहे थे, बीजेपी की ब्रांडिंग कर रहे थे, राम जन्मभूमि तक ब्रांडिंग करते रहे। अयोध्या में जब रामलला की जो मूर्ति स्थापित हुई, प्रतिमा, उसके बाद उनको आसनसोल से टिकट मिला, मगर उनको पता था कि वहाँ गच्चा खाएंगे। आसनसोल के लोग काफी नाराज चल रहे थे पवन सिंह से, उनके गाने को लेकर विवाद तो था। अब यहाँ आने के बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको आरा या कहीं और से टिकट मिल जाता, नहीं मिला। पवन सिंह का फैन फॉलोअर्स हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल का समय है, ऐसा नहीं कि हर चीज बहुत आसान है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को टफ फाइट दे देंगे। पवन सिंह के साथ चूंकि सवर्णों का वोट है, अगली जाति से आते हैं, वो इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके देखिए एनडीए के साथ जो पूरे बिहार में चुनावी समीकरण आप देख रहे होंगे, एनडीए के साथ सवर्णों का वोट बैंक तो है। कुछ कुछ जगहों पर बदलाव हो सकता है, मगर पवन सिंह इतना भी बदलाव नहीं कर देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा हार जाए। टफ फाइट होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि कुशवाहा के सामने भी एक और कैंडिडेट जो है वो कुशवाहा। तो समीकरण बदलेगा, चीजें बदलेंगी, त्रिकोणीय मुकाबला है, टफ होगा, मगर इतना भी आसान जो सोचकर लोग बैठते। देखिए राजनीतिक जो सरगर्मियां होती हैं, आप नब्ज टटोल सकते हैं, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। साइलेंट वोटर्स किस तरफ जाएगा ये आपको भी पता नहीं, किसके दिल में क्या चल रहा है वो आपको भी नहीं पता चल रहा है। अब युवा जो है वो परंपरागत ढंग से वोट नहीं करते हैं, वो अपने माता पिता से पूछकर वोट नहीं करते हैं। युवा को जो अच्छा लगेगा वो वोट करेगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अभी की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर बहुत बदलाव देखने को मिला है। तो काराकाट का जो हिसाब किताब है वो तो स्पष्ट है। आरा में भी आरके सिंह है, लड़ाई तो जबरदस्त होने वाली है। बक्सर में भी देखिए अश्वनी चौबे को टिकट नहीं मिला, वहां से भी स्थितियां काफी पुराने धुरंधर रहे हैं। अश्वनी चौबे काफी धुरंधर रहे, उनकी टीस भी दिखी है, बीच में नाराजगी की बात भी आई थी। मिथिलेश तिवारी को मिल गया वहां से। राजद से जो है आरजेडी के उम्मीदवार है सुधाकर सिंह, तो मनो मिथिलेश तिवारी को जो टिकट मिला, अश्वनी चौबे का कटा, तो कहीं ना कहीं वो दर्द उनके अंदर है। मैं कह रहा हूं कि अगर 30 की सेंधमारी अगर हो गई तब तो एक अलग ही दिशा और दशा देखने को मिलेगा। और अगर बीजेपी मना करके आश्वस्त है तब तो फायदा कैंडिडेट को मिलेगा। बक्सर नालंदा का हवा कैसा लगता है? बात नालंदा अपने जिला की करते हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का आना यहाँ शुरू हो गया है। आए भी, नड्डा जी आए, नीतीश जी का रोड शो पिछले नालंदा से पहले जहानाबाद में देखिए, जहानाबाद में सीट फंस रही है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। जहानाबाद में अरुण सिंह ने खेला बिगाड़ दिया है। जहानाबाद भी इतना आसान नहीं है, जो सबसे ज्यादा फंसने वाली सीट है वो जहानाबाद है एनडीए के लिए, तो अच्छा। ये समझना पड़ेगा। अब जब बात नालंदा की हुई है तो नालंदा में नीतीश कुमार आ चुके हैं, गृह जिला इनका है, 96 से लेकर अब तक किला ढहा नहीं, और इसकी मॉनिटरिंग नीतीश कुमार खुद करते हैं। उसका अंदाजा आपने देखा होगा, उसकी जो वानगी आपने देखी हुई बिल्कुल पहले रोड शो हुआ, जबरदस्त रोड शो हुआ हिलसा और तमाम जगहों पर नीतीश कुमार अच्छी भीड़ जुटी थी, अच्छी भीड़ भी जुटी, तमाम चीजें भी देखिए।
बात यह है कि संदीप सौरभ एक अच्छे उम्मीदवार हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर नीतीश कुमार के सामने आप देखिए, माई समीकरण बहुत काम नहीं कर रहा है नालंदा में। क्यों नहीं कर रहा है? नीतीश कुमार जो माइनॉरिटीज वोट्स है या माइनॉरिटीज के जितना काम किया है उन्होंने, और आप देखिए वो दल कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, नीतीश कुमार बिहार में कम से कम मुस्लिम और हिंदू की राजनीति नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। धार्मिक राजनीति उनके अंदर नहीं है। नहीं है, विकास की सामान्य रूप से विकास इतना कर दिया है कि नालंदा में तो अगर आप कहें तो मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार के सामने सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। केंद्र सरकार या केंद्र की जो बीजेपी है या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके चुनावी भाषण को आप देखिए और नीतीश कुमार को देखिए। ये हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं या कहते हैं कि भाई जो अन्य पार्टियां हैं वो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, मगर हमारे शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। और ये बात सत्य भी है बिल्कुल कि नालंदा में खास करके या पूरे बिहार में नीतीश कुमार सांप्रदायिक सौहार्द से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया है, चाहे सत्ता रहे या जाए। तो आप केंद्र का भाषण सुन लीजिए, जेपी नड्डा आए, शालीनता से बात करके चले गए। अभी पूरे देश में चल क्या रहा है? मंगलसूत्र की बात होती है तो सिंदूर की बात होती है तो मुजरा की बात हो रही है, मगर नीतीश कुमार किस चीज की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम लोग सब एक साथ चलेंगे। नालंदा का गौरवशाली इतिहास आप उठा लीजिए अविनाश जी, आप भी पुराने धुरंधर पत्रकार रहे हैं, परखर रहे हैं, आप हमसे भी सीनियर हैं। देखिए, दो तीन चीज आपको समझना होगा कि पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली धरती कौन? नालंदा। पर्यटन के मानचित्र पे सबसे विश्व में फेमस जगह कौन? नालंदा। राजगीर की बात कीजिए, पावापुरी की बात कीजिए, बुद्धिज्म की बात कीजिए, जैनिज्म की बात कीजिए, सूफी सर्किट की बात कीजिए, क्या कुछ नहीं है नालंदा। तो जो संदेश देने की कोशिश की नालंदा, उसका सामने इतना ही दिखता है कि यहाँ के लोग राजनीतिक कद उनके ज्यादा बड़े हैं। नीतीश कुमार कहीं देख लीजिए, मगर जो उपदेश दिया गया, जो नालंदा का गौरवशाली इतिहास रहा, उसकी सामंजस्यता किसी के किरदार में नहीं दिखती है। जो कि उम्मीद की जाती थी कि भाई नालंदा के लोग जो होंगे, उनके राजनीतिक जीवन में भी, उनके कार्यों के जीवन में भी ये जो गौरवशाली इतिहास वो झलकेगा, उसका बोध नहीं करा पाते हैं आप भाषण में। इसका टीस है। आप नालंदा को देखिए, नालंदा एक ऐसी भूमि है। अब आप छोड़ दीजिए कि 96 से जदयू जीत रही है या समता पार्टी जीत रही है, इससे पहले माले भी जीतती रही, कम्युनिस्ट पार्टी जीतती रही और कांग्रेस का भी अच्छा गढ़ रहा। सिद्धेश्वर बाबू तक 71 मेरे ख्याल से वो आसपास का जो दशक रहा, कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही। और यहाँ जो है हर चीज को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो इस चीज को आप महसूस करेंगे कि नीतीश कुमार का अगर वोट मांग रहे हैं, अगर नीतीश कुमार मांग रहे तो सिर्फ विकास के नाम पर मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और विकास, एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है। बार बार मैं चैनल के माध्यम से इस चीज को इसलिए पॉइंट आउट करता हूं क्योंकि मेरा एक जवाबदेही है। अब इस बुरे भीषण गर्मी में जो स्थितियां हैं, जो वोट प्रतिशत गिर रहा है, उसकी भी चिंता है। मैं उस पर बाद में आऊंगा। ये भी मैं पूछने वाला था। तो ये जो आप चीजों को आप देखिएगा कि चिंता इस बात का है कि नालंदा की भूमि ने विकास को भी देखा है, गंगा को भी देखा नालंदा में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी देखा। महाभारत से अगर द्वापर युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, तो हर काल को बिहार ने अपने अंदर समेट कर रखा है। और ये जो गौरवशाली इतिहास है, इसका बोध हर मंच पे होना चाहिए था। और नालंदा में जब भी नीतीश कुमार का भाषण रहा है, मुझे याद है, चाहे वो राजगीर महोत्सव का मंच हो, चाहे वो कोई भी महोत्सव का मंच रहा हो, नीतीश कुमार ने इस चीज का बोध कराने की कोशिश जरूर की, मगर अन्य लोगों में नहीं दिखता है। नालंदा का फाइट जो है वो जातीय समीकरण पर है, सभी लोग जानते हैं। और जातीय समीकरण को भी अगर आप साधने की कोशिश करेंगे तो जो सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है वो नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उनकी संख्या ज्यादा है नालंदा में। यस, कुशवाहा लौकुश की बात करें तो उनका भी 10% है। अगर यादव यदुवंशियों की बात करें तो उनका भी 13-14% उनका भी वोट बैंक है। अन्य जो है, जो पिछड़े दलित या महादलित की बात करते हैं, उनका 40% है। सवर्णों का भी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर क्यों ध्वस्त होगा। आप देखिए नीतीश कुमार का जो प्रेम रहता है
जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने किसी न किसी माइनॉरिटीज को खड़ा किया है नालंदा में। असगर शमीम की बात करें, विधानसभा में उनको भी टिकट मिला, जीत हार अपनी जगह पर है। आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने सनातन सर्किट, बुद्ध सर्किट, सूफी सर्किट और तमाम सर्किटों को किया। नालंदा के जिला अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अरशद भाई। तो मोहम्मद अरशद नालंदा के जिला अध्यक्ष हैं और जदयू से हैं। फिर परवेज अंसारी। तीसरा जो फैक्टर है नालंदा में, इंजीनियर सुनील। इंजीनियर सुनील रात दिन मेहनत कर रहे हैं। शरवण जी मंत्री हैं, इनका भी अपना एक पकड़ है। बिल्कुल। रीना यादव है। तो ऐसे लोगों के होने से पार्टी भी मजबूत है। और जो एम समीकरण साधने की बात करती है कोई भी पार्टियां, तो जदयू में भी माई समीकरण बहुत मजबूत है। ये अलग फैक्टर है कि जो राजद का इंटैक्ट वोट बैंक है बहुत नहीं टूटेगा, मगर ऐसा भी नहीं कि नहीं टूटेगा। सवर्णों का जो वोट बैंक है वो एक तरफ है, उसमें से अगर नाराजगी का 1-2% निकाले तो अलग बात है। कुल मिलाकर के आप देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार 2 महिला इस बार चुनावी मैदान में, निशा सिंह है और वो भी चुनाव में अपना पसीना बहा रही है। समता पार्टी से है, पुराना समता पार्टी रहा नालंदा में। निशा सिंह वो चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला वाला पूरा कोई सीन नहीं दिख रहा है। नहीं। यहाँ सीधा सीधी फाइट है संदीप सौरभ और कौशलेंद्र कुमार में। तो नीतीश कुमार का जो जिला है उसको हर तरीके से भी आप देखिएगा, नाराजगी तो है, नाराजगी उम्मीदवार को लेकर दिखा, मगर वो पाटने योग्य है क्योंकि लोग नीतीश को देखकर यहाँ वोट करते हैं। नालंदा मतलब नीतीश कुमार स्पष्ट है। जैसे केंद्र में लोग मोदी देखना चाहते हैं, वैसे ही नालंदा के लोग, बिहार के लोग नीतीश को देखना चाहते हैं। जहां पर पर्यटन उद्योग की बात होती है तो उस पर हम स्पष्ट कहेंगे कि सरकार थोड़ा सा कमजोर है। अगर इसको इंडस्ट्री बना दिया जाए, विश्व स्तरीय एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए नालंदा में, तो राजस्व तो इतना आएगा कि उससे पूरे बिहार का विकास हो जाए। बिल्कुल। ये कुछ मुद्दे हैं जो टीस है कि नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, ये कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, पूरे देश की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी। तो ये एक मुद्दा है। जिस लाइब्रेरी को, जिस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाया गया, उस पुस्तकालय को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। हालांकि सांसद ने कहा कि अगर वो जीत जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से जो अविनाश जी, छोटी छोटी बातें, आप बिहार में धरोहर बहुत है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में धरोहर है, उदयपुरी अपने आप में धरोहर है। एक कंगरसराय आप चले जाए तिल्हाड़ा में, तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय अपने आप में वो धरोहर है। जरासंध के अखाड़ा पे चले जाए आप, वो धरोहर है। आप स्वर्ण भंडार की बात करें, वो धरोहर है। धरोहर को सहेज करके उसको आप हेरिटेज टूरिज्म के लिहाज से डेवलप कर सकते थे। देखिए, नेपुरा तसर सिल्क के मामले में देश के 16 गांवों में चयनित हुआ था, मगर भेंट किसके चढ़ा? वो भ्रष्टाचार। तसर सिल्क उद्योग वहां पर स्थापित हो सकता था। बुनकरों का जो आज स्थिति है उसको समृद्ध किया जा सकता था। ग्रामीण पर्यटन को विकसित किया जा सकता था। वेडिंग टूरिज्म को विकसित किया जा सकता था। कॉर्पोरेट टूरिज्म को विकसित किया जा सकता था। मेडिकल टूरिज्म को विकसित किया जा सकता था। ऐसे तमाम संभावनाएं। इको टूरिज्म के हिसाब से घोड़ा कटोरा है। एडवेंचरस टूरिज्म देखा जाए तो पांडु पोखर है। हर जो संभावनाएं हैं वो नालंदा में देखने को मिलती है, मगर भीष्म इरादा नहीं है, मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये वीडियो के माध्यम से ये संदेश अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाए, या सांसद के कानों में जो होने वाले हैं या जो वर्तमान में है, अगर इस पर आकलन किए होते तो आज नालंदा का स्वरूप बहुत बड़ा होता। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है नालंदा में, और नालंदा में सारे समीकरण उनके सामने आकर बौने साबित हो जाते हैं और फिर नीतीश कुमार आगे होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि जाति का वोट अलग बहुत अधिक है, इसलिए कि नीतीश कुमार अपने आप में बहुत अधिक है। चलिए, इसका फैसला तो 4 जून को हो जाएगा और हम समझते हैं कि 12-1-2 बजे तक स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, हर चीज क्लियर। लेकिन रजनीकांत जी, नालंदा को लेकर एक बात तो हम कहेंगे, टसल इस बार दिखता है। टसल कैसे नहीं होगा? टसल है। आप टसल कैसे नहीं मान रहे? नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया है, विकास का काम किया है। शराबबंदी जो उन्होंने किया, आज उसकी बड़ाई बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में हो रही है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। लेकिन इंडी का जो अपना कैडर वोट है, समझ गए, और प्लस रोजगार को लेकर, रोजगार एक बहुत बड़ा इशू बना है इस पर। एनडीए के मैनिफेस्टो में कहीं
स्पष्ट रोजगार की बात जो है ना वो नहीं आई। अविनाश जी, लेकिन हम तो पहले भी आपको कहे थे कि संदीप सौरभ नो डाउट अनडाउटेडली बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और काफी एग्रेसिव हैं काम को लेकर के। पालीगंज में उनके क्रिया जो क्लाब है वो भी हमने देखा है, पढ़ा है कि वो खुद आंदोलन करने में विश्वास रखते हैं। बावजूद इसके देखिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रोजगार का मुद्दा ना एनडीए का है और एनडीए में मैंने नहीं देखा, मगर मैंने ये कहा कि बिहार में अगर की बात कर रहे हैं कि अगर रोजगार को सृजित करना है, युवाओं को रोजगार देना है, 2-3 चीजों पर काम करना होगा और मेरे ख्याल से वो हो भी जाएगा। शिक्षा का लेवल बहुत सुधारने की जरूरत है, युवाओं को काउंसलिंग बेहतर हो उस पर ध्यान देना है, तमाम चीजें हैं। समीकरण नालंदा का बहुत स्पष्ट है। देखिए, अगर जाति और कोई इमोशंस में आप जाते हैं तो एक अलग बात है, मगर अगर नीतीश कुमार के कार्य को देखेंगे तो फिर विकल्प की बात हो जाती है। और मेरे समझ से नालंदा का जो पृष्ठभूमि है, मैं पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा, कैंडिडेट अच्छे हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट। अभी रोड शो में नीतीश जी घोषणा भी किए हैं, सरकार अगर बनती है तो 10 लाख लोगों को नौकरी। मैंने ये कहा ना कि देखिए, नौकरी और स्वरोजगार, नालंदा में स्वरोजगार बहुत महत्वपूर्ण है। आप चले जाइए, 52 बीघा है, वहां पर 52 बूटी साड़ियां हैं, क्या नहीं। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की आवश्यकता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, बिहार का ऐसा ट्रेडिशन रहा है रजनीकांत जी की नौकरी को यहाँ के लोग ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। गुजरात वगैरह आप जाएंगे तो वहाँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ रोजगार को प्राथमिकता देते हैं। आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी कंप्लीट करने वाले, चाहे किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वो कंप्लीट करने वाले ज्यादातर बिहारी ही होते हैं, बिहार के ही लोग। तो यहाँ नौकरी को ज्यादा तरजीह दी जाती है। हालांकि रोड शो के दौरान अभी नीतीश जी ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अब वोट प्रतिशत कैसे बढ़े? गर्मी बहुत जबरदस्त है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ। याद होगा आपके साथ बात कर रहे हैं, पसीने पसीने, आप भी पसीने पसीने। अब स्टूडियो आने से पहले हम लोगों की स्थिति तो एक दूसरे से छिपी नहीं थी। देखिए, हीट वेव का भी आशंका है, 1 जून तक जो है ये टेम्परेचर रहेगा, मगर फिर हम कहेंगे, देखिए हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। आप बॉर्डर पे चले जाइए, देश की रक्षा में लगे तमाम जवानों को देखिए, सुरक्षा में लगे उन पुलिस कर्मियों को देखिए, आप उन पदाधिकारियों को देखिए। क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए आप वोट कर रहे हैं, तो अगर अखंड भारत के लिए, एक प्रजेंट भारत के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, और उन भाइयों को देख करके, उन बहनों को देख करके, उन तमाम सुरक्षा कर्मियों को देखकर जो पिछले कई महीनों से इस तपती धूप में, इस तपिश में आपके लिए खड़े हैं, तो क्या हम 1 घंटा 2 घंटा खड़े नहीं हो सकते? हालांकि इस तपिश से लड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बूथों पे जल की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए व्यवस्था, तो ये सब प्रयास तो किया गया है जो बहुत सराहनीय है। बिल्कुल। इसके लिए नालंदा के जिलाधिकारी और नालंदा के पुलिस अधीक्षक बड़ाई के पार। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप सार्थ से, मैं अपने प्लेटफॉर्म से आज सबको अपील करूंगा, आप मजबूत लोकतंत्र को देखिए, अपनी जवाबदेही को देखिए, अपने कर्तव्यों को देखिए, घर से जरूर निकलिए, वोट जरूर कीजिए। यह गर्व जिस जज्बे के साथ हमारे पुलिस पदाधिकारी खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, जिला प्रशासन के लोग खड़े हैं, वॉलंटियर्स खड़े हैं, बैंकर्स, टीचर सब खड़े हैं, हमको भी खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। सार्थ के माध्यम से मतदाताओं को जो संदेश आपने दिया है, वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ देखते रहिए सार्थ। नमस्कार। नमस्ते।